वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी कैप्सूल फ्रेंड्स। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स और कम्प्लीमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग स्टडी, आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/studycapsule। चलिए फ्रेंड्स, हम आज फिर एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, मतलब नया पार्ट से शुरुआत करते हैं। बैंकिंग कैप्सूल पार्ट 7। हमने इसके पहले भी बैंकिंग कैप्सूल के 6 पार्ट इसमें अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें आज हम जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स में जो बैंकिंग के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ बैंक इज़ अनेबल टू रिफंड द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एज फंड्स आर लॉक्ड इन लॉन्ग टर्म लोन्स, इट इन्वॉल्व्स विच टाइप ऑफ रिस्क। इसके ऑप्शंस में मैं सही आंसर्स आपको बताता हूँ। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिक्विडिटी रिस्क। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। कोई भी बैंक कस्टमर से डिपॉजिट्स लेती है। मान लो कि कस्टमर से 1 साल के लिए डिपॉजिट्स लिए, ठीक है, बट उन्होंने लोन दिया है। बैंक कोई भी दूसरे कस्टमर को लोन देती है 5 साल के लिए, ठीक है, 5 ईयर्स। तो इसमें होता क्या है कि कस्टमर को 1 साल में पैसे देने पड़ते हैं बैंक को, और लेकिन जो पैसा आया हुआ है बैंक के पास कस्टमर से, उसने तो ये दूसरे कस्टमर को दिया है लोन पे, तो उसके फंड हो गए ब्लॉक 5 साल के लिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक लिक्विडिटी रिस्क है। अगर कोई भी कस्टमर अगर अपने फंड्स ऑन डिमांड, मतलब जब चाहे तब वो रिकवर कर नहीं सकते हैं, ठीक है, कैशबैक नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एक लिक्विडिटी रिस्क होती है, ठीक है। तो इसका लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है कि जो भी कोई आपके डिपॉजिट्स है उसको कम से कम समय में कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसे बोलते हैं हम लिक्विडिटी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है लिक्विडिटी रिस्क, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज एफएसडीसी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। व्हाट डज एफएसडीटी स्टैंड्स फॉर, ये नया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सीधा मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक काउंसिल एस्टेब्लिश किया है। ये किस लिए एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स थे फिनेंशियल स्टेबिलिटी में, और जो भी कुछ इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आरबीआई, सेबी, जो भी कुछ पीएफआरडीए, आरडीए, ये फिनेंशियल अथॉरिटीज़ है, ठीक है, ये फिनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ है। तो इन बॉडीज़ के बीच में, इन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, बड़ी बड़ी जो रेगुलेटरी एपेलेट बॉडीज़ है, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। तो इस स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन के लिए ये जो गवर्नमेंट ने ये सेटअप किया है एक एपेक्स लेवल फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को, मतलब एफएसडीसी को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एफ स्टैंड्स फॉर फिनेंशियल, S stands for stability, D stands for development and C stands for council। तो इस FSDC के चेयरमैन जो है वो फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इसे कहते हैं, जो कि अरुण जेटली है। अभी के जो करंट चेयरमैन है वो अरुण जेटली जी है, जो कि फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच of the following state declare as first total banking state in India, successfully implementing the total financial inclusion, thereby ensuring banking facility to all household। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है, हर किसी बात में एक ही स्टेट आगे रहता है, वो है केरला, इसलिए इसका आंसर ये है बी, केरला। तो ये जो डिक्लेरेशन है फ्रेंड्स, ये पुरानी बात है थोड़ी, अक्टूबर 2011 की बात है ये, तब ये डिक्लेयर हुआ था फिनेंशियल स्टेबिलिटी में, ठीक है। जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी में और फिनेंशियल इंक्लूजन में सबसे आगे है केरला। ये अक्टूबर 2011 की बात है फ्रेंड्स। फिर भी अभी पूछी जा सकती है, क्योंकि फिनेंशियल इंक्लूजन पे गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा फोकस है।
तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द हेडक्वार्टर ऑफ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट इज लोकेटेड इन डैश। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ला हल, बेल्जियम। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। ये जो स्विफ्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये सोसाइटी भी कह सकते हैं हम इसे। ये प्रोवाइड करती है एक नेटवर्क को, ठीक है, दैट एनेबल्स फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन सिक्योर, स्टैंडर्डाइज एंड रिलायबल एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स, जो भी कुछ ये जो वर्ल्ड वाइड जितनी भी बैंक्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ये जो बैंक्स है या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉट ओनली बैंक्स बट एनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके बीच में कम्युनिकेशन होता है ट्रांजैक्शंस का। तो ये सिक्योर और स्टैंडर्डाइज और रिलायबल एनवायरनमेंट में ये ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन मतलब एक्सचेंज होती रहे। ये एक्सचेंज होने के लिए जो नेटवर्क प्रोवाइड किया है ये स्विफ्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स इस ऑर्गेनाइजेशन के एक चेयरमैन है यावर शाह और इसके सीईओ है गॉटफ्राइड लेब्रांट, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इसका जो हेड क्वार्टर है स्विफ्ट का हेड क्वार्टर है ला हल्प, बेल्जियम में, और इसके चेयरमैन है यावा शाह एंड सीईओ है गॉटफ्राइड लेब्रांट, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इंडिया वॉज डैश नेशन टू जॉइन सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट नेटवर्क। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम और क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछा सकता है और इसके बारे में भी पूछा सकता है, इसके हेड क्वार्टर भी पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। तो इसमें इंडिया ने इस नेटवर्क को ज्वाइन कब किया है ऐसा पूछा है, कितना देश था, मतलब कौन से नंबर पे इसने इंडिया ने ज्वाइन किया है ये क्वेश्चन पूछा है। तो इंडिया ने ये 74th नेशन था जब इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था, और ये बात है दिसंबर 2 1991 की फ्रेंड्स। तो 1991 में इंडिया ने ज्वाइन किया इस नेटवर्क को, तब जाके ये 74th नेशन था जो जिसने ये स्विफ्ट नेटवर्क को ज्वाइन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूपीआई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यूपीआई के बारे में आज ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये यूपीआई जिसे हम कहते हैं, जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। तो ये जो यूपीआई है, तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो इसका सही आंसर है एनपीसीआई, जिसे हम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसका हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है मुंबई में। ये जो 2008 में फाउंड किया गया, एस्टेब्लिश की गई है ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अभी के चेयरमैन है बालाचंद्रन एम, और इसके एमडी एंड सीईओ है एपी होटा। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एनपीसीआई पे क्वेश्चन ज़रूर पूछा सकता है, यूपीआई पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अपर ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ यूपीआई सिस्टम। फ्रेंड्स, मैं एक बात कहता हूँ कि जो यूपीआई का प्लेटफॉर्म है, मतलब ये जो सिस्टम है यूपीआई की, ये आईएमपीएस का जो प्लेटफॉर्म है, इस सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड है, मतलब दोनों में टेक्नोलॉजी सेम यूज़ की गई है। बट आईएमपीएस का अपर लिमिट जो है ये 2 लाख है, ठीक है, पर ट्रांजैक्शन। आईएमपीएस का लिमिट जो है 2 लाख है पर ट्रांजैक्शन, बट यूपीआई में ऐसा नहीं है। यूपीआई का ट्रांजैक्शन 1 लाख सेट किया है, यह ध्यान में रखिएगा। यूपीआई का अपर लिमिट है जो 1 लाख है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 लाख। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ वर्चुअल एड्रेस इन यूपीआई। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन से नेम एट द बैंक नेम, फ़ोन नंबर एट द बैंक नेम, नेम एट द बैंक ब्रांच नेम। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप नेम या फिर फ़ोन नंबर ये दोनों से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना पेमेंट, या फिर ये दोनों भी एड्रेस से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक जैसे कि मैंने एक इंफॉर्मेशन ली है ये ऑथराइज वेबसाइट से, आपको बताता हूँ।
instead of account details, the receiver can share a virtual address, which can be your name or your phone number, and the sender can transfer money. For example, if your name is ABC, then your virtual address could be abc@axisbank.com, ऐसा axisbank.com. Or if your phone number is 1234xyz, then your virtual address could be 1234xyz@icicibank.com. एनी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, नेम @बैंक नेम एंड फोन नंबर @बैंक नेम. ठीक है फ्रेंड्स. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 9th क्वेश्चन इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंटीग्रेट द मास्टरपास QR मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन. जो हम QR कोड जनरेट करते हैं, जिसे हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, इसकी एक सिस्टम है जिसमें मास्टरपास QR मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन जिसे इंटीग्रेट किया है. कौन सी ऐसी फर्स्ट बैंक है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, RBL, जिसे हम रत्नाकर बैंक कहते हैं, रत्नाकर बैंक लिमिटेड कहते हैं. ये फर्स्ट ऐसी बैंक है, द फर्स्ट लेंडर टू इंटीग्रेट द मास्टरपास QR सर्विस विथ इट्स मोबाइल प्लेटफॉर्म ऑनगो डिजिटल वॉलेट. ध्यान में रखिएगा, ऑनगो ये वॉलेट है, जो ये बैंक का वॉलेट है, इसमें ये सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया और इसमें मास्टर कार्ड ने टाइप किया. ठीक है, इसलिए इसे मास्टर पास कहते हैं. मास्टर पास से आप ध्यान में रख सकते हैं, मास्टर कार्ड जो पेमेंट कंपनी है, ये कार्ड कंपनी है, इसने ये रत्नाकर बैंक के साथ टाइप किया है और ऑनगो जो वॉलेट है इसमें ये सिस्टम इंटीग्रेट की है. तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, RBL, रत्नाकर बैंक लिमिटेड. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन. ICICI बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू एग्जीक्यूट ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन. तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि इसका ऑप्शन है, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, एमिरातीज़ NBD. एमिरातीज़ NBD ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग ग्रुप्स है मिडल ईस्ट का. तो इसके हेड ऑफिस है इसका दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिराट्स में, और इसके CEO है शाइनी नेल्सन. ठीक है, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग ग्रुप है फ्रेंड्स, और ये कम से कम समय में बहुत ज़्यादा आगे डेवलपमेंट की इस बैंक ने, एमिरातीज़ NBD. तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है एमिरातीज़ NBD. ICICI बैंक हैज़ पार्टनर विथ विच बैंक टू एग्जीक्यूट ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन. तो इसका सही आंसर है एमिरातीज़ NBD. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 11th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इनिशियल कैपिटल अमाउंट टू स्टार्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. फ्रेंड्स, ये कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी इसे पूछा जा सकता है क्योंकि नंबर ऑफ बैंक्स आर ओपनिंग राइट नाउ. जैसे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, लोकल एरिया बैंक्स है और NBFCs है. तो ये जो रिसेंटली ये नए नए बैंक्स को लाइसेंस मिल रहा है RBI की तरफ से, तो इसमें इसका पेडअप कैपिटल होता है. ठीक है, तो ये पेडअप कैपिटल होता है 100 करोड़ का. तो इसके लिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 100 करोड़. 12th क्वेश्चन है, when a bank returns a check unpaid it is called. इसका एकदम सिंपल आंसर है ऑप्शन ए, डिसऑनर ऑफ द चेक. 13th क्वेश्चन है, सब प्राइम लेंडिंग इज टर्म अप्लाइड टू द लोन्स मेड टू डैश. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोज बोरोअर्स हु डू नॉट हैव गुड क्रेडिट हिस्ट्री. फ्रेंड्स, ये जिन लोगों का ये गुड क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होता है, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री, पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होती है, मतलब पास्ट में 2 साल में 3 साल में इन्होंने लोन का EMI प्रॉपरली नहीं पे किया है, तो इनकी क्रेडिट हिस्ट्री ऑब्वियसली ख़राब हो जाती है. तो इसे कहते हैं कि बैड क्रेडिट हिस्ट्री. तो ऐसे बोरोअर्स को जब फिर से लोन दिया जाता है, निगोशिएट करके, इंटरेस्ट रेट निगोशिएट करके रीफाइनेंस किया जाता है, तो इसे कहते हैं सब प्राइम लेंडिंग. ये सब स्टैंडर्ड असेट, मतलब जो बैड क्रेडिट होता है इसे सब स्टैंडर्ड असेट कहते हैं, इसलिए सब स्टैंडर्ड असेट से रिलेटेड है सब प्राइम लेंडिंग. तो इसका सही आंसर है, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है उन्हें सब प्राइम लेंडिंग ये टर्म अप्लाइड की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, बेसल 2 नॉर्म्स आर एसोसिएटेड विथ
विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंकिंग हिस्ट्री। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो कंटिन्यूसली देखते आ रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि हमने बेसल नॉर्म्स पे एक पूरा सेशन लिया है, एक पूरा सेपरेट वीडियो अपलोड किया बेसल नॉर्म्स के बारे में। उसमें बेसल एकॉर्ड्स के फर्स्ट नॉर्म, सेकंड और थर्ड तीनों भी नॉर्म्स के बारे में हमने डिटेल में बताया, तो आप ज़रूर हमारा वो भी वीडियो देख लीजिए। तो इसमें इसका सही आंसर है बेसल 2 नॉर्म्स का रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क से एसोसिएटेड है बेसल 2 नॉर्म्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगफ्लेशन। इसका सही आंसर है इन्फ्लेशन विथ रिसेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन विथ रिसेशन, जबकि बाजार में मंदी है, मतलब बाजार में मंदी है, जॉब नहीं है, जॉब की कमी है बहुत सारे, और इसके साथ ही इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गई है। इन्फ्लेशन राइजेस और रिसेशन है, रिसेशन भी आए, तो ये जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, स्टैगफ्लेशन कहते हैं इसे। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन्फ्लेशन विथ रिसेशन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजटिंग मे बी रिसोर्टेड टू व्हेन इकोनॉमी इज कन्फ्रंटेड विथ डैश। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्फ्लेशन है एंड इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक बूम। ये पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें बजट सरप्लस, मतलब सरप्लस बजटिंग जिसे कहते हैं, ये टर्म के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ए बजट सरप्लस इज अ पीरियड व्हेन इनकम और रिसिप्ट्स एक्सीड आउटलेज और एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम जो है और रिसिप्ट, जो गवर्नमेंट की इनकम है वो इंक्रीज है और एक्सपेंडिचर जो है वो डाउनवर्ड है, मतलब कम है, तब इसे कहते हैं हम बजट सरप्लस। बजट सरप्लस ऑफन रेफर्स टू द फिनेंशियल स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, इंडिविजुअल्स प्रेफर टू यूज द टर्म सेविंग। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में बजट सरप्लस कहा जाता है और इंडिविजुअल हमारे जैसे लोगों के बारे में इसे सेविंग कहते हैं। जब हमारी सेविंग ज़्यादा होती है, खर्चे कम होते हैं, तब ये इसे हम इंडिविजुअली कहते हैं बजट सरप्लस, और एज फॉर गवर्नमेंट इसे हम कहते हैं बजट सरप्लस। तो ये जब बजट सरप्लस होता है तो इसका इंडिकेशन क्या है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज इफेक्टिवली मैनेज। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है इन्फ्लेशन एंड इज इन एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक बूम। फ्रेंड्स, 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लियरिंग एजेंसी फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज है जहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, गवर्नमेंट शेयर्स हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो, जिसमें ट्रेडिंग की जाती है, मल्टीपल इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन दिस सिक्योरिटी। तो जितनी भी ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो इसका क्लियरिंग का काम ये करती है CCIL। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CCIL। तो CCIL इज अ सेंट्रल काउंटर पार्टी, CCP जिसे कहते हैं, और इसे हम एजेंसी भी कह सकते हैं, विच वॉज सेटअप इन अप्रैल 2001 अप्रैल 2001 में इसे एस्टेब्लिश किया था, टू प्रोवाइड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फॉर ट्रांजैक्शंस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज एंड मनी मार्केट्स इन द कंट्री। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा, CCIL मतलब CCP भी इसे बोल सकते हैं, CCIL CCP जिसे हम कहते हैं। तो ये अप्रैल 2001 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, फॉरेन एक्सचेंज में जितने भी क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम है, तो ये एजेंसी करती है। 18 क्वेश्चन है हमारा, ऑन अ चेक इंस्टेड ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स ओनली बैंक्स नेम इज रिटर्न, इट इज़ ए डैश। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। तो इसका मतलब है जब भी कोई ऐसे 2 पैरेलल लाइन है चेक के बीच में और इसमें कुछ लिखा है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, या फिर किसी बैंक का नाम लिखा है, जैसे कि SBI है, या फिर कोई भी बैंक है जिसका नाम लिखा है, या फिर अकाउंट पे ही लिखा है, या फिर अकाउंट पे ही ओनली लिखा है, मतलब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो जब भी कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लाए जाते हैं चेक में, रेस्ट्रिक्शन मैंडेट्स जो कहते हैं इसे हम, तो तब इसे कहते हैं हम स्पेशल क्रॉसिंग। इसे हम रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, जैसे कि जब कोई अकाउंट पे ही लिखा है तो इसका मतलब है कि ये चेक सिर्फ अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और या फिर इसमें 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में SBI लिखा है तो इसका मतलब है ये चेक सिर्फ और सिर्फ SBI में ही क्लियर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग या फिर रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। 19 क्वेश्चन है, द लोगो ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इज नोन एज। इसका सिंपल आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बड़ौदा सन।
जिसका डबल बी का साइन है और इसमें ऐसे सन लाया गया है, इसे हम कहते हैं बड़ौदा सन। ठीक है, हमारा 20th क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंड्स ऑफ टैक्स रेट्स हैव बीन फिक्स्ड एट जीएसटी। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। तो जैसे कि ये 4 बैंड्स हैं, ये टैक्स रेट के 4 बैंड्स हैं, इसे एक कुछ कैटेगरीज फिक्स की गई है, जैसे कि 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28 ऐसे कुछ टैक्स कैटेगरीज है, ये बैंड को इसमें जीएसटी में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन, कंपनी to spend at least how much of their profits every year on corporate social responsibilities, जिसे हम CSR कहते हैं। कुछ जिम्मेदारी होती है कंपनीज की कि जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसका कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसके बारे में एक क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है 2%। जितना भी कोई कंपनी का प्रॉफिट है उसमें से 2% कंपलसरी इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर खर्च करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22nd क्वेश्चन, द एंटवर्प डायमंड बैंक इज अ स्मॉल 75-year-old बैंक दैट स्पेशलाइजेस एक्सक्लूसिवली इन सर्विंग डायमंड एंड डायमंड ज्वेलरी सेक्टर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एंटवर्प डायमंड बैंक। फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, एंटवर्प जो है बेल्जियम में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंटवर्प बेल्जियम। और ये सेकंड लार्जेस्ट डायमंड बैंक है इन द वर्ल्ड आफ्टर एबीएन एमरो बैंक, जो कि इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी ग्रुप है। और ये जो एंटवर्प डायमंड बैंक है जिसे हम एडीबी कहते हैं, ये एडीबी बैंक ये होली ओन सब्सिडरी ऑफ केबीसी बैंक एनवी। केबीसी बैंक एनवी ये बैंक भी बेल्जियम की यूनिवर्सल मल्टी चैनल बैंक है। तो ये केबीसी बैंक की ये सब्सिडरी है जिसे हम एडीबी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, विच इज़ द हाइब्रिड सिक्योरिटी कंबाइनिंग फीचर्स ऑफ प्रिफर्ड स्टॉक एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। हमने कोई नॉर्मल जनरल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट देखी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट देखी है, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है स्टॉक्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का। तो ये कौन सी सिस्टम में होता है, कौन से स्टॉक में होता है या फिर कौन सी सिक्योरिटीज़ में होता है, इसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है MIPS, मंथली इनकम प्रेफर्ड स्टॉक्स, मंथली इनकम प्रेफर्ड स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़, स्टॉक्स या फिर सिक्योरिटीज़ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 11 मेंबर कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर फिनांस सेक्रेटरी रतन P. वत्तल इज एसोसिएटेड विथ विच अमोंग द फॉलोइंग कमिटी। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंसेंटिवाइज ट्रांजैक्शंस थ्रू कार्ड्स एंड डिजिटल। तो फ्रेंड्स अभी जो भी कुछ गवर्नमेंट की स्कीम चालू है, जो भी कुछ प्रोसेस है, कैशलेस कंट्री को बनाना चाहते हैं, तो इसमें इस कमेटी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि कैसे ये लोगों को इंसेंटिवाइज करे ट्रांजैक्शन के थ्रू, इसके बारे में इसमें मेंशन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th और लास्ट क्वेश्चन है, EFT POS is an electronic payment system involving electronic fund transfer based on the use of payment cards such as debit or credit cards at payment terminals located at points of sale. What is E in EFT POS? फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। पढ़ने में बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत ही आसान सेंटेंस है क्योंकि इसमें खुद उन्होंने दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे EFT मतलब इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एट पॉइंट ऑफ सेल इसका आंसर है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जैसे हम NEFT में देखते हैं NE नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वैसे यहाँ पे EFT POS इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट POS पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर हमें मेल कर सकते हैं। आपको तो पता है कि हमारा मेल एड्रेस क्या है, studycapsule15@gmail.com। और अगर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है फ्रेंड्स तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, और कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर करने से कोई भी जो भी नीडी पर्सन्स है जिनके पास कोई भी महंगे कोचिंग क्लासेस लगाने की हैसियत नहीं है, तो ये वीडियो देख के
वो घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर आपके अगले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ज़रूर ऐसा ही कमेंट करते रहिए, आपके विशेष हमारे साथ में रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।